मुलाकातें तो यूं होती रहती है लोगों से अक्सर, लेकिन सामने वाला अगर खास हो तो बात भी खास हो जाती है। तो स्वागत है आप सभी का खास मुलाकात में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में शख्सियत है बॉलीवुड के सिंगर रविंद्र उपाध्याय। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खास मुलाकात में। थैंक यू। और सबसे पहले हम चाहेंगे कि आपकी आवाज़ का जादू हमारे दर्शकों तक पहुंचे। जी हाँ, ज़रूर। और ये गाना है भी जो मेरे दोस्त मुझसे मिलने के लिए सब्र किए बैठे हैं, उनके लिए गाना है। सब्र कर सब्र कर सब्र कर सब्र कर, देर है अंधेर नहीं मौला के घर। सब्र कर ना बैठ उम्मीदें छोड़ के, वो तुझको देगा तोड़ के। तेरे कर्मों का फल लगा है जिस जिस शाख पर। सब्र कर सब्र कर सब्र कर सब्र कर। क्या बात है दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि ये मुलाकात खास क्यों है। आइए हम जानते हैं रविंद्र जी से कि आखिर जब आप जयपुर में पहले गलियों में गुजरते थे और आज जब गुजरते हैं तो कैसा महसूस करते हैं। पहले के समय में और आज के समय में जब एक स्टार बन जाते हैं तब अलग ही एक रुतबा होता है। ये बात तो ठीक है राखी जी, क्योंकि यहाँ पे मेरा पूरा बचपन, मेरी सारी पढ़ाई लिखाई अधिकांश जो 10th के बाद से सारी जयपुर ही हुई है। तो एक तो वैसे भी मैं यहाँ के वातावरण से, यहाँ के लोगों से बहुत अच्छी तरह परिचित रहा हूँ। लेकिन अब ये होता है कि अब जब मैं मुंबई से आता हूँ तो बहुत सारी निगाहें एक तो क्यूरियोसिटी के साथ देखती हुई नजर आती हैं कि भाई अरे ये रविंद्र जा रहा है, या मतलब वो एक थोड़ा एक अलग फील। और क्योंकि मेरा घर है तो आई ऑलवेज फील होमली हियर। लेकिन वो एक अलग ही अपनापन और अलग अनुभव मिलता है यहाँ पे आके, जिसमें आपको एक गर्व का अनुभव भी होता है। आप गौरवान्वित फील करते हैं यस कि जो मेरे जानने वाले हैं या जो लोग मुझे नहीं भी जानते हैं पर्सनली, वो भी मुझसे मिल रहे हैं और एक इस तरह से मिल रहे हैं कि भाई मैंने जैसे कुछ ऐसा काम किया है कि जिसकी वजह से लोग मुझे पहचानते हैं। बिल्कुल, हर इंसान एक बहुत ही हार्ड वर्क के बाद अपनी एक पहचान बनाता है। जी, तो हम सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि आपने शुरुआत जैसे कि रेडियो से की, दूरदर्शन से की, फिर अचानक आप सिंगर कैसे बन गए? शुरुआत कैसे हुई सब कुछ? असल में ये कहानी यूँ देखा जाए तो बहुत जल्दी शुरू हो गई थी। मैं बचपन में जब छोटे हम लोग थे घर पे, तो हमारे यहाँ पे यूँ तो मेरे पूरे परिवार में कोई भी म्यूजिशियन नहीं है, दूर दूर तक म्यूजिशियन नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे अच्छा म्यूज़िक सुनना पसंद किया जाता है और अच्छी साहित्य की बातें भी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं कि अच्छा पढ़ो, अच्छा सुनो। और बाकी सब सर्विस क्लास हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ पे माहौल जो है वैसे सपोर्ट मिलता है म्यूज़िक सुनने को, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बचपन से मम्मी ने जो म्यूज़िक हम लोगों को हमारे कानों में डाला है, क्योंकि पापा जुडिशल ऑफिसर थे, उनको बहुत कम टाइम मिलता था क्योंकि वो अपने काम में, और क्योंकि केसेस वगैरह बहुत सारे हुआ करते तो उनको बहुत बिजी रहना पड़ता था। रविंद्र के अंदर सिंगर कब आया? मम्मी हम लोगों को गाने अच्छे और वो टेप रिकॉर्डर पे अच्छे गाने बड़े सुनने को मिलते थे, उसमें खासकर रफ़ी साहब के गाने। उनका एक लाइव इन कॉन्सर्ट का एक कैसेट था हमारे पास, जो उनका इंग्लैंड में लंदन में एक प्रोग्राम हुआ था, उसका एक कैसेट था। वो हम लोग बार बार रिपीट करके वो सुना करते थे, क्योंकि उस ज़माने में बहुत ज़्यादा कैसेट्स थी नहीं घर में। ये मैं बात कर रहा हूँ 80 से लेके 85 तक, जब बच्चा इस लायक हो जाता है 6-7 साल का कि वो समझने लगे अच्छे म्यूज़िक को, या मतलब एटलीस्ट म्यूज़िक के बारे में कुछ समझे। तो मतलब शुरुआत वहाँ से हुई थी। फिर जब मैं 7th की गर्मी की छुट्टियाँ थी, 7th कंप्लीट कर चुका था मैं, तो हमारे पड़ोस में एक बाबा रहते थे, दादाजी बूढ़े बाबा थे वो, उनके पास एक पुराना बाजा हारमोनियम था रखा हुआ। तो मैं छुट्टियों में हम लोग एक दिन उनके घर पे गए थे, तो मेरे को बाजा रखा हुआ दिख गया। तो मैंने हमारे यहाँ पे नहीं था बाजा, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि बाबा ये बाजा मैं बजा सकता हूँ क्या, बजा के देख सकता हूँ? आता तो था नहीं। कि हाँ बेटा देख लो। तो ऐसे मैं कुछ कर रहा था, तो वो मेरा इंटरेस्ट देख के उन्होंने वो बोले कि अच्छा तेरी छुट्टियाँ हैं ना, तो एक काम कर कि तू ले जा थोड़े दिन, तू बजा ले, चल घर पे बजा के देख लिया कर बेटा, कोई बात नहीं। तो वो बाजा मेरे हाथ में क्या आया, एक तरह से आप माने कि म्यूजिक एक अपने फ्लो में आ गया। रविंद्र जी, जैसे कि हमें पता चला है कि आपने वकालत भी की है, तो वकालत का पेशा छोड़कर आपने एकदम सुर ताल से फिर से नाता जोड़ना कैसे हुआ आपका? जी, ये सच में टफ डिसीजन था मेरे लिए। 2005 में ये कंपटीशन हुआ था चैनल वी सुपर सिंगर, तो उसके ऑडिशंस थे यहाँ जयपुर में, और मैं उस वक्त प्रैक्टिस ही कर रहा था।
तो मेरे एक बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं चैनल वी में, पहले एक रियलिटी शो हुआ था पॉप स्टार्स 2, और उसमें एक ग्रुप एक बैंड फॉर्म किया गया था आसमा। तो जिमी फिलिक्स वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, जयपुर के ही हैं वो भी। तो जिमी का फ़ोन आया था मेरे पास, और जिमी ने कहा कि यार ऑडिशंस हो रहे हैं रविंदर, तू आ जा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं आ जाता हूँ। और मुझे लगता है शायद वहीं से वो एक टर्निंग पॉइंट यूँ मान लें कि इस प्रोफेशनल सिंगिंग में आने के लिए। हालांकि इससे पहले मैं बहुत साल तक दूरदर्शन और आकाशवाणी से जुड़ा रहा, कुछ और ईटीवी उर्दू के एक गज़ल सराय कार्यक्रम आता था, उसमें भी मैंने एज अ पार्टिसिपेंट मैंने भाग लिया था। रविंद्र जी, आपसे बातें तो बहुत सारी करनी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जानेंगे बहुत सारी बातें सुपर सिंगर रविंद्र से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खास मुलाकात में, और आज हमारे साथ है बॉलीवुड सिंगर रविंद्र उपाध्याय। चलिए इनसे और भी बातें इनके राज की जानते हैं। जैसा कि रविंद्र, हम बात कर रहे थे आपकी गज़ल के बारे में। गज़ल आपने बहुत सारी गाई हैं, सूफियाना अंदाज भी आपका रहा है, तो हम चाहेंगे कि एक गज़ल हमारे दर्शकों तक आप पहुंचा दें। दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों, दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भरना आए क्यों। बहुत खूब। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के फोक सिंगिंग के क्षेत्र में आपने क्या गाया है, हमारे दर्शकों तक ये भी सुनाइए। अभी यूँ फोक हालांकि मैंने बहुत नहीं गाया है। फोक में जब भी मेरे जो कॉन्सर्ट्स होते हैं, मेरे प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ मैं ज़रूर जब मुझे कुछ मारवाड़ी दोस्त नज़र आ जाते हैं तो मैं उनको कुछ हल्का फुल्का सुना देता हूँ। लेकिन अभी हाल ही में हम लोगों ने एक राजस्थान एंथम एक वीडियो भी किया था जो व्हाट्सएप पे बहुत वायरल हुआ है और बहुत सराहा गया है, तो उसकी वो 2 लाइन्स आप लोगों को सुना देता हूँ। राजस्थान मर राजस्थान, राजस्थान मर राजस्थान, मर कीर्तन सुने फिरंगी जात, राजस्थान मर राजस्थान, राजस्थान मर राजस्थान। बहुत खूब, बहुत खूब। बात अगर हम बॉलीवुड की करें तो बहुत सारी फिल्मों में भी आपने गाना गाया है। शुरुआत आपकी पहली मूवी थी इकबाल, और तलाश, हैप्पी न्यू ईयर, बहुत सारी फिल्में हैं, तो उनके बारे में बताइए कि क्या क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका बॉलीवुड में। ये सच में बहुत ही कहना चाहिए भगवान की कृपा रही, मैं तो इसी चीज़ को मानता हूँ। बिकॉज मुझे ये हमेशा से लगता है कि मेरे उस वक्त मेरे कर्म कुछ इतने बड़े नहीं थे, शायद मेरा भाग्य ज़्यादा प्रबल था कि जब मैं ये चैनल वी सुपर सिंगर कॉन्टेस्ट जीता। हालांकि मैंने कंटेस्टेंट जितने भी थे उन सब के साथ लगातार मैं परफॉर्म करता रहा, सारी चीज़ें हुई, लेकिन जीतने के बाद विदिन 6 मंथ्स मुझे ये पहला प्लेबैक मिला। तो ये मैं अपना अच्छा भाग्य मानता हूँ, लक मानता हूँ कि ये मुझे मिल गया। फिल्म इकबाल में नागेश कुकनूर की बहुत ही अच्छी फिल्म थी ये, और मुक्ता आर्ट्स का प्रोडक्शन था, तो उसमें वो लोग चूज़ी भी थे काफ़ी। और ये गाना हम लोगों ने पहले मेरे एल्बम के लिए रिकॉर्ड किया था, तो और हिमेश रेशमिया जी का इसमें म्यूज़िक था और समीर जी के लिरिक्स। बड़ा ही अच्छा गाना था। आँखों में सपना, सपनों में आशा, आशा है जिंदगी, आशा है जिंदगी, हो आशा है जिंदगी। वाकई ज़िंदगी में अगर पॉजिटिवनेस रहता है तो आगे हम बढ़ते हैं। हर इंसान के, हर कलाकार की लाइफ में स्ट्रगल होता है, तो आपने कितना स्ट्रगल देखा? यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ जोड़ता हूँ। रियलिटी शोज़ को लेके लोगों के मन में ये भ्रम होता है कि भैया रियलिटी शोज़ में आ गए, जीत गए, अब तो इनका बेड़ा पार हो गया। मेरा रियलिटी शोज़ को लेके एक अलग परिभाषा है, मैंने एक परिभाषा बनाई है, वो मुझे जब मौका मिलता है मैं ज़रूर बोल देता हूँ। रियलिटी शोज़ यू द रियलिटी ऑफ फिल्म इंडस्ट्री और म्यूज़िक इंडस्ट्री, वॉटेवर आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं। असल में होता ही है कि रियलिटी शोज़ में जीतने के बाद आपके ऊपर अचानक से इतना सारा बोझ आ जाता है। एक तो क्योंकि आप जीते हैं तो आप उस चीज़ को बार बार जस्टिफाई कीजिए, यस आई एम विनर, अपने आप को प्रूव करना होता है।
दूसरी चीज, हमारे अपने मन में अपने आप को लेकर बहुत सारी आशाएं जग जाती हैं, और अब तो बस लाइफ सेट हो गई है मेरी, अब मेरे को लाइन से प्लेबैक्स मिलेंगे और बड़े बड़े बैनर्स के तले में गाऊंगा, ये होगा वो होगा। लेकिन अब ऑलमोस्ट 10 साल होने को आ गए मेरा कंपटीशन खत्म होने के बाद, और दूसरे पैरेलल कॉम्पिटिशन्स जो दूसरे चैनल पे चल रहे थे वो भी, अब मैं खुले रूप से, अब मैं आराम से ये वाली बात कह सकता हूँ कि रियलिटी शोज़ के जो विनर्स हैं उनमें से अब मेरे प्यारे दर्शक जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं अपने आप को लेके बड़ी बात नहीं कह रहा, लेकिन अगर आप सिंगर्स को जो अब प्लेबैक कर रहे हैं और जो अब तक स्टैब्लिश्ड हैं, उनमें से गिनती के उंगलियों पे गिन सकते हैं आप जो सिंगर्स उस संघर्ष में कायम रह पाए, बिकॉज शॉर्ट लिस्टिंग इतनी ज़्यादा होती है वहाँ पे। हर साल हज़ारों लोग मुंबई में आते हैं, न सिर्फ इन कॉम्पिटिशन्स के थ्रू बल्कि सीधे जो लोग अपने आप को आजमाना चाहते हैं उस इंडस्ट्री में। तो वो एक ऐसा अजीब सिनेरियो होता है कि वहाँ पे हर साल हज़ारों आते हैं और लाखों चले जाते हैं। तो उस शॉर्ट लिस्टिंग में अपने आप को बनाए रखना एक अपने आप में वास्तव में टेढ़ा काम है। उसमें होता ही है कि आपको एक तो धैर्य, बहुत धैर्य की ज़रूरत होती है, क्योंकि हो सकता है सालों सालों तक आपको कुछ काम ना मिले। जैसे आप देखें बिफोर लास्ट ईयर जब मेरी तलाश का गाना रिलीज़ हुआ था, जिया लगेना, बहुत सराहा गया गाना, बहुत अच्छा था, आमिर खान की फिल्म थी, करीना रानी, मतलब सब कुछ अच्छा था उस गाने को लेके। लेकिन 2013 में पूरे साल एक भी मेरा प्लेबैक रिलीज नहीं हुआ, जबकि मैं बहुत सारे गाने ऑलरेडी करके गा के बैठा हुआ हूँ, लेकिन रिलीज नहीं हुआ। मतलब सुपरहिट सॉन्ग होने के बाद भी आपको फिर भी काम नहीं मिलता है, और धैर्य रखना जरूरी है। संघर्ष का लेवल बता रहा हूं मैं आपको कि आप, कोई आदमी ये सोचेगा अब तो भैया मेरा काम हो गया, तो वो इस लेवल तक जाके हम लोगों को वहां पे अपने आप को आजमाना पड़ता है। बिल्कुल रविंद्र जी, आपकी आवाज सुखविंदर जी से मिलती जुलती है, तो आपको कहीं ना कहीं जहन में आता होगा कि नहीं ये तो मेरे बहुत बड़े कॉम्पिटिटर है। ये हम सब जानेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खास मुलाकात देखते रहिए रविंद्र उपाध्याय के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खास मुलाकात में, और आज हम बात कर रहे हैं सिंगर रविंद्र उपाध्याय से। और अब हम जानते हैं, जैसा कि हमने आपसे कहा था, कि आपकी आवाज़ बिल्कुल सुखविंदर जी से मिलती है, और आपके लिए कहीं ना कहीं लगता है कि ये मेरे बहुत बड़े कॉम्पिटिटर है। नहीं, मुझे लगता है कि सुखविंदर जी मुझसे बहुत बहुत सीनियर है। मुझे लगता है कि जितने साल मुझे अभी मैं, मतलब मेरी उम्र से बस कुछ साल ही कम है, उतने साल तो उन्होंने इंडस्ट्री में अपना अनुभव लिया है, बहुत सीनियर हैं, और वो म्यूज़िक में बहुत अच्छे जानकार भी हैं म्यूज़िक के। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी उन तक पहुंच पाऊंगा। हाँ, कुछ होता है कि कुछ पर्टिकुलर सॉन्ग्स में मेरी आवाज़ कभी कभी उनसे मिलती है। बाकी आप मेरे जो मेरे खुद के गाने हैं, वो सारे आप गाने सुने, आपको कहीं पे भी सुखविंदर जी नजर आएंगे नहीं। और सुखविंदर जी से जब आप मिले तो कैसा लगा आपको कि बिल्कुल मेरी ही आवाज़ है, और उनको कैसा लगा आपसे मिलकर? हाँ, वो बड़े आश्चर्यचकित थे, क्योंकि हम लोगों ने दोनों ने इनफैक्ट जो हैप्पी न्यू ईयर का जो एल्बम है उसमें हम दोनों की आवाज़ है। तो सुखविंदर जी से अभी लॉन्च पे मैं मिला था, तो मैंने उनको अपना गाना सुनाया, तो थोड़ा आश्चर्य भी हो रहा था उनको कि अरे काफ़ी अच्छा गा रहे हो आप, ये वो। तो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट भी किया मुझे, और आई थिंक एज अ सीनियर उनका आशीर्वाद ही काफ़ी मेरे लिए। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी उनको टच कर पाऊँगा, और वो मेरे प्रेरक रहेंगे हमेशा। मैं हमेशा उनकी जो गाने की स्टाइल है उससे इंस्पायर्ड रहा हूँ, और उनका गाया हुआ एक गाना मेरे को हमेशा याद आता है, जो मुझे मौका मिलते ही मैं ज़रूर गाता हूँ। बिल्कुल, आप अभी यहाँ मौका है, मुझे लगता है कि सुखविंदर जी, आप गवाइए नहीं। जी हाँ, कच्चे धागे फिल्म के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा एक गाना गाया था, नुसरत साहब का म्यूजिक था उसमें, तो वो उसकी कुछ लाइन है। जानिया हानिया जानिया हानिया, तू भी सिख कदे दुख सुख बोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना, हो तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना। क्या बात है, बहुत खूब। और अभी हैप्पी न्यू ईयर आपकी जो मूवी आ रही है उसके बारे में और उसके गाने के हमारे दर्शकों तक आप वो आवाज़ सुना दें तो मज़ा आ जाएगा। जी हाँ, ज़रूर। वैसे मैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो हैप्पी न्यू ईयर से पहले मैं तलाश का जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि तलाश के इस गाने से मुझे सच में एक अलग पहचान भी मिली है और एक अलग मुकाम भी मिला है। बिकॉज तलाश वाले इस गाने में अगर आप मेरी आवाज़ सुनेंगे तो आपको कहीं दूर दूर तक सुखविंदर जी की कहीं छाया नज़र नहीं आएगी। मैं पूरी तरह उससे निकला हुआ हूँ वहाँ से, और कॉम्पोजिशन भी बहुत अच्छी है। तो पहले तलाश, उसके बाद बिल्कुल। तो आपकी तलाश की तलाश हो रही है।
क्या जाने क्यों है, क्या जाने कैसी अनदेखी सी डोर, जो खींचती है जो ले चली है, जो खींचती है जो ले चली है, अब यूं मुझे तेरी ओर जिया लागे ना, तुम बिन मोरा जिया लागे ना, तुम बिन मोरा। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। हर इंसान की लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है, और आपकी कौन सी बात से या कौन से वाकये से आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया? आई थिंक ये चैनल वी सुपर सिंगर जो कॉन्टेस्ट था उसका फिनाले जब डिक्लेयर होने वाला था, तो उससे कुछ दिन पहले ही मेरी बिटिया पैदा हुई थी, और सब लोगों ने एक बात बोली थी कि भाई लक्ष्मी आई है घर पे। और सच में मैं पता नहीं आप लोगों को क्या लगेगा ये सुन के, लेकिन हाँ मैं ये सच इस बात को मानता हूँ कि बेटियाँ हमेशा अपना भाग्य अपने साथ लेके आती हैं, और जब उनका भाग्य हम उनके माँ बाप उनके भाई सब लोगों से जुड़ता है तो ओवरऑल परिवार में एक प्रॉस्पेरिटी फैलती है। और इस चीज़ को मेरे ख्याल से हम लोगों को सबको मानना चाहिए कि बेटियां लक्ष्मी हैं। मेरी बेटी तो बिल्कुल उसने साक्षात लक्ष्मी का रूप हमारे घर में लेकर आई वो, और पूरा मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई, एकदम चेंज हो गई। रविंद्र, आपने जैसे अपनी बेटी के बारे में तो बताया, लेकिन आपकी वाइफ, आपका परिवार आपसे दूर रहता है, आपको मोस्टली बाहर रहना होता है, तो कितना आप मिस करते हैं जयपुर को, अपने परिवार को? बहुत मिस करता हूँ। बच्चे अभी छोटे हैं, श्रीधर अभी 6 साल का है सिर्फ, और अभी क्लास फर्स्ट में आया है। ये जैसी होती है जब बच्चे सबसे ज़्यादा मिस करते हैं अपने पेरेंट्स को, स्पेशली फादर को, बिकॉज जो भी आउटिंग है या जो भी कुछ इस तरह की बातें शेयर करनी, कि स्पोर्ट्स में मुझे ये करना है, और दुनिया भर की बातें होती हैं। उसको साइकिलिंग का शौक़ है, उसको स्केटिंग का शौक़ है, पता नहीं क्या क्या, तो वो सारी चीज़ें मुझसे शेयर करता है। और जब मैं नहीं होता हूँ तो बड़ा परेशान हो जाता है, और जब भी मुझे अपने काम से निकलना पड़ता है या मैं मुंबई चला जाता हूँ तो सच में बहुत मिस करते हैं। स्पेशली माधुरी का तो खैर बहुत बड़ा रोल है ही इसमें। देखो आप, हम सभी जानते हैं जो भी विवाहित हैं लोग और जो अपने घरों से दूर रहकर काम कर रहे हैं, उनको सबसे बड़ा सपोर्ट चाहिए होता है अपने जीवन साथी का, परिवार। और पूरे परिवार का, इनफैक्ट मम्मी पापा भाई सब लोग हैं, सबका सहयोग मिलता रहा है, और इसके लिए मैं सच में भाग्यशाली हूँ। ये तो दोस्तों फिलहाल रविंद्र से हम लेते हैं रैपिड फायर राउंड, और रविंद्र सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपको किस बात पर गुस्सा आता है? मुझे जब मेरे म्यूजिक के बीच में कुछ मुझे डिस्टर्बेंस होता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। किस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार है? बच्चों से और अपनी फैमिली से। बॉलीवुड में आपको सबसे ज़्यादा कौन सबसे दिल के अजीज आया है? जगजीत सिंह जी और रफ़ी साहब के गाए हुए गीत मुझे बहुत। आपके आइडल कौन है? रफ़ी साहब और सुखविंदर जी, उनके गानों को मैं उनको बहुत फॉलो किया। किस चीज़ के क्रेजी हैं आप? मैं खाना बहुत पसंद करता हूँ, और खाने, स्वादिष्ट खाना मुझे कहीं का भी बहुत पसंद आता है। किस चीज़ का आपको मलाल है कि काश ऐसा नहीं करता? बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में बहुत सी गलतियाँ आदमी करता है, और इसका शायद एक शब्द में जवाब देना मुश्किल है, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें जो मैं अभी सुधारना चाहता हूँ अपने आप में। आखिरी में एक टेढ़ा सवाल, सबसे दिल के करीब हर समय आपके पास कौन रहता है? मेरा मोबाइल। रविंद्र, आपसे मिलकर वाकई बहुत अच्छा लगा, और हम उम्मीद करते हैं कि और भी आप तरक्की करें। राजस्थान का नाम आपने रोशन किया, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। साथ ही हम चाहेंगे कि आपकी आवाज़ पूरी दुनिया में छाए, और आप ETV के स्टूडियो में आए, खास मुलाकात में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलने और बिछड़ने का तो सिलसिला यूं ही रहता है। हम फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ। फिलहाल खास मुलाकात में आज बस इतना ही। नमस्कार।